Hello students, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel which is Simplifying UPSC with Ease for class notes, PDFs and notifications. Arpita ma'am also takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Now let's come to the topic for today, which is PIB analysis for 10th and 11th of June. The first news that we are going to take up is Public and Expert Consultation Town Hall Meet for Science, Technology and Innovation Policy 2022 be launched. स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च कर रही है 2020 के लिए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पब्लिक और एक्सपर्ट, जो पब्लिक एट लार्ज है और जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनकी आपस में कंसल्टेशन, एक मीटिंग काइंड ऑफ लॉन्च की है. ठीक है. It was launched by Principal Scientific Advisor to Government of India, Professor K. Vijay Raghavan and Secretary of Department of Science and Technology. ठीक है. तो जो देखिए, जो अब ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है, इसको क्या किया है गवर्नमेंट ने 4 हाईली इंटरलिंक ट्रैक्स में डिवाइड किया है. ठीक है. ये पॉलिसी की जो फॉर्मुलेशन है वो 4 ट्रैक्स में, मतलब 4 वेज हैं, 4 वेज हैं जिसके थ्रू हो रही है, which will reach out to 15,000 stakeholders for consultation in the policy formulation. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस पॉलिसी में स्टेक होल्डर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि क्या है STIP कोई भी पॉलिसी क्या है, हम पब्लिक पे ही इम्प्लीमेंट होनी होती है. पब्लिक एट लार्ज, इसमें और क्या होगा, जो किसी भी साइंस टेक एंड इनोवेशन फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका क्या है इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ स्टेक है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को 4 ट्रैक्स में डिवाइड किया है, और इन 4 ट्रैक्स के थ्रू वो सारे स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन करवा रही है. ठीक है. दिस कंसल्टेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इज रनिंग इन पैरेलल, और जो कंसल्टेशन है ये अब स्टार्ट हो चुकी है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की. A secretariat with in-house policy knowledge and data support unit is set up at DST to coordinate the process. Department of Science and Technology जो है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, उसमें एक इसका सेक्रेटेरिएट भी बना दिया गया है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ट्रैक्स कौन से हैं जिसके थ्रू ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है. जो फर्स्ट ट्रैक है वो है एक्सटेंसिव पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन थ्रू साइंस पॉलिसी फोरम. साइंस पॉलिसी फोरम क्या है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू गेट कंसल्टेशंस फ्रॉम लार्जर पब्लिक एंड एक्सपर्ट पूल. ये एक गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक साइंस पॉलिसी फोरम बनाया है, मतलब जो क्या है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो लार्जर पब्लिक से और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्टेशन कर रही है. तो ट्रैक 1 क्या इन्वॉल्व करता है, ट्रैक 1 इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन. के ट्रैक 1 में पब्लिक से कंसल्टेशन की जा रही है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, टू मेक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी डिसेंट्रलाइज्ड, बॉटम अप एंड इंक्लूसिव. ये जो 3 वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जैसे अभी हमने देखा कि जितने स्टेक होल्डर्स है सबसे वो कंसल्ट कर रही है और उनसे इनपुट्स लेके के क्या क्या आपको चाहिए, क्या होना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में, और बाकी एक्सपर्ट से भी पूछ के भी क्या ये चीज़ें फिजिबल हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं कि नहीं, मतलब सब लोगों को इन्वॉल्व करके ये पॉलिसी बनाई जा रही है. ठीक है. तो जो जैसे एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन है, उससे क्या है, उससे ये पॉलिसी, ये पता चलता है कि ये पॉलिसी डिसेंट्रलाइज्ड है. आप डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये समझिए कि सेंट्रलाइज होना, कि जब पावर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर ही हो, सिर्फ एक अथॉरिटी के हाथ में पावर है, और डिसेंट्रलाइज्ड होना जब पावर एक अथॉरिटी के हैंड में ना होकर डिफरेंट हैंड्स में, डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है. ठीक है. तो जैसे इस तरह इस केस में क्या है, जब पब्लिक से, एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री से इनपुट्स लिए जा रहे हैं, तो ये चीज सामने आती है कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. ठीक है. फिर क्या है, अप्रोच बॉटम अप है. ठीक है.
बॉटम अप अप्रोच का होना मतलब कि जो इस पॉलिसी में जो जैसे ये अब हम समझे कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी, नीति आयोग या गवर्नमेंट की और भी कोई एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। और ये है नीचे हमारा पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, जो कि है स्टेक होल्डर है इसमें, जिसमें लास्ट इंप्लीमेंटेशन होता है। बीच में अगर हम ये रिसर्च स्कॉलर्स, इंडस्ट्री, ये सारा देख लें तो अप्रोच बॉटम अप है। बॉटम अप अप्रोच कैसे कि जो लास्ट स्टेक होल्डर है उससे भी इनपुट मांगी जा रही है कि पॉलिसी में आप क्या क्या चाहते हैं, और बीच में रिसर्च स्कॉलर से और एक्सपर्ट से सबसे इनपुट लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है। इसलिए क्या है, ये पॉलिसी जो है, इस अप्रोच को हम बॉटम्स अप बोलेंगे। स्टूडेंट्स, जो पहले जैसे हम जानते हैं, पहले एक अदारा था प्लानिंग कमीशन, उसकी जो अप्रोच थी वो टॉप डाउन थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का ये मतलब सिस्टम रहता था कि वो खुद पॉलिसी बनाकर सीधा आगे विदाउट एनी कंसल्टेशन या इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किए पॉलिसी बन जाती थी और वो फिर नीचे तक जाती थी, ठीक है। लेकिन जो ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी के लिए बॉटम अप अप्रोच फॉलो हो रही है। और तीसरा क्या है, इंक्लूसिव, क्योंकि ये इस कंसल्टेशंस के थ्रू सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या इंक्लूड्स, जो ट्रैक 1 है, इंक्लूड्स पब्लिक डायलॉग सीरीज विद थॉट लीडर्स एंड पॉलिसी स्कॉलर्स। इसमें पब्लिक के साथ साथ जो बाकी के लीडर्स हैं, पॉलिसी के रिलेटेड, पॉलिसी कैसे फॉर्म होनी चाहिए उसके रिलेटेड जो स्कॉलर्स हैं, थीमेटिक पैनल डिस्कशंस विद पब्लिक एंगेजमेंट्स, टारगेटेड सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये सारे तरीके यूज किए जाएंगे। जैसे पब्लिक एंगेजमेंट होगी, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे, सर्वेस किया जाएगा, प्रिंट मीडिया के थ्रू आर्टिकल्स दिए जाएंगे और आर्टिकल्स मांगे जाएंगे कि क्या होना चाहिए। फिर कम्युनिटी पॉडकास्ट्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो लास्ट माइल है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कम्युनिटी पॉडकास्ट भी किए जाएंगे। अब हम देखते हैं ट्रैक 2 में क्या है। जो ट्रैक 2 है इस पॉलिसी का, वो ये है इस पॉलिसी को फॉर्म करने का कि एक्सपर्ट ड्रिवन थीमेटिक कंसल्टेशंस to get recommendations with evidence into policy drafting process। तो सेकेंड ट्रैक में किया जाएगा, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन की जाएंगी। किसके साथ? सेकेंड ट्रैक में एक्सपर्ट्स के साथ। क्या लेने के लिए? उनसे रिकमेंडेशन लेने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ, विद एविडेंस, के एविडेंस वाली रिकमेंडेशंस, ठीक है, कि किस चीज का क्या इफेक्ट होगा, और इन सबको पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 21 थीमेटिक ग्रुप्स बना लिए हैं। जो ट्रैक 3 है इस पॉलिसी का, दैट इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं और जो स्टेट्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन की जाएगी। और ट्रैक 4 क्या है, एपेक्स लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, के सबसे ऊपरी लेवल पे जो कंसल्टेशंस की जाएंगी। स्टूडेंट्स, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके लिए STIP 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या है, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, ठीक है। तो जो जैसे अगर हम देखें कि ये स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, या स्किल इंडिया के लिए या ये स्टैंड अप इंडिया के लिए, स्टैंड अप इंडिया के लिए क्या चाहिए, इनोवेशन चाहिए, ठीक है। तो ये जितने अभी डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट होंगे, उनके लिए एक अच्छी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, ठीक है। अगर इनोवेशन पॉलिसी अच्छी होगी तभी स्टैंड अप इंडिया और अच्छे तरीके से चल पाएगा, तभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, तभी हम मतलब सेल्फ रिलायंट बन सकेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकेंगी, और तभी क्या होगा, हम डिजिटल इंडिया भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सकेगा। तो नेक्स्ट जब हम न्यूज देखते हैं वो ये है, PM एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मैजेस्टिक एशियाटिक लायन। स्टूडेंट्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि उन्हें बहुत खुशी हुई है कि जो मैजेस्टिक एशियाटिक लायन है उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब क्या है, जो एशियाटिक लायन है वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ लायन इज अप बाय ऑलमोस्ट 29% एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इज अप बाय 36%। तो उसकी पॉपुलेशन 29% इंक्रीज हुई है, और एरिया, जिस एरिया में एशियाटिक लायन पाया जाता है वो 36% एरिया तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है कि धीरे धीरे करके एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो
इंक्रीज हो रही है। इसके लिए क्या है, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी किए गए हैं, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो उस एरिया की कम्युनिटी है उसको भी इन्वॉल्व करना है इस कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। जैसे क्या है, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, जीपीएस के थ्रू लायंस को ट्रैक किया जाता है कि कहीं वो ये ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर तो नहीं कर गए, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर क्या है, बहुत सारे सेंसर्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक सेंसर्स उनको ट्रैक करने के लिए, इंफ्रारेड हीट सेंसर्स। ठीक है, फिर क्या है, जीआईएस बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है टेक्नोलॉजी के केस में। जीआईएस होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किसी ज्योग्राफिक एरिया को एनालाइज करने का एक सिस्टम है। ठीक है, तो इन सब चीजों के थ्रू और अच्छी हेल्थ केयर के थ्रू ये टेक्नोलॉजी को यूज करके एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तीसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर। फिर क्या है, प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट, कि जो एशियाटिक लायंस का हैबिटेट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, ताकि उनको एक तो खाना वगैरह के लिए बाहर ना आना पड़े और उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, एंड स्टेप्स टू मिनिमाइज ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट को भी मिनिमाइज करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एशियाटिक लायन जो है उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ठीक है, अब इसकी करंट रेंज कहाँ है, करंटली ये कहाँ पे पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग्स इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। अभी क्या है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास ही पाया जाता है। और इसकी हिस्टोरिकल रेंज देखते हैं कि पहले ये कहाँ कहाँ पर था। स्टूडेंट्स, पहले ये वेस्टर्न एशिया से लेकर मिडल ईस्ट और अप टू पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर करता था। ठीक है, जैसे मतलब वेस्टर्न एशिया में अगर हम देखें और मिडल ईस्ट में, तो ये साउथ अफ्रीका, ईरान, टर्की, ऐसे सारे कंट्रीज में पाया जाता था। और इंडिया में भी अप टू बंगाल, ईस्टर्न जो लिमिट थी इसकी बंगाल तक पाया जाता था, और साउथ लिमिट जो इसकी थी वो नर्मदा रिवर तक थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, धीरे धीरे अब इसका जो करंट रेंज है वो सिर्फ गिर नेशनल पार्क के अराउंड ही रह गई है। IUCN रेड लिस्ट में ये अपने पुराना नाम जो इसका था पैंथेरा लियो पर्सिका के नाम के अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसलिए लिस्ट किया गया है क्योंकि एक तो इसकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, दूसरा इसका एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत छोटा है, जैसे सिर्फ ये एक इस गिर नेशनल पार्क के अराउंड ही पाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, बाकी हम देखते हैं कि 11 जून को PM एड्रेसेस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 95th एनुअल प्लेनरी सेशन 2020। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एनुअल प्लेनरी सेशन को एड्रेस किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उन्होंने अपने एड्रेस में बहुत सारी बातें की, जिनमें ये था कि फिलहाल इंडिया जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे बिगेस्ट है कोविड-19 की, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे ये साइक्लोन्स का आना, पेस्ट अटैक एटसेट्रा। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि नेशन इज फाइटिंग दीज प्रॉब्लम्स इन यूनिसन एंड दीज प्रॉब्लम्स हैव मेड इंडिया मोर रेजोल्यूट, कि इन सब प्रॉब्लम्स ने इंडिया को और स्ट्रॉन्ग किया है। He said that any crisis provides us with an opportunity to turn it into turning point to build a self-reliant India. उनका कहना था कि हमको इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी मानकर एक सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहिए। He encouraged Indians to use our own produce and make India net exporter of products. Students, जो ऐसे एड्रेस होते हैं PM के, उनसे हमें जो नेक्स्ट आने वाली पॉलिसीज हैं या क्या सरकार का कैसा रुख रहेगा, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, जैसे उनका कहना था कि इट encouraged इंडियंस टू, कि आप अपना खुद का प्रोड्यूस करें और इंडिया को नेट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स बनाएं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। He also talked about अमेंडमेंट टू APMC एक्ट। APMC एक्ट जो है वो क्या है, ये है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, नोटिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, उनकी सेल और परचेज वो स्पेसिफाइड मार्केट एरियाज में ही की जानी चाहिए जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये APMC एक्ट का कहना है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट। PM ने ये कहा कि नाउ फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर इन इंडिया, कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ या कुछ एरिया में ही सेल कर सकते हैं, इस पूरे इंडिया की जो APMC मार्केट्स हैं, मंडीज हैं, उनको फार्मर्स यूज कर सकते हैं। ये
उन्होंने क्लस्टर अप्रोच की भी बात की कि क्लस्टर अप्रोच के थ्रू सिक्किम और इंटायर नॉर्थ ईस्ट कैन बिकम हब फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एज क्लस्टर्स विल बी मेड फॉर बैम्बू एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमें पता है कि सिक्किम क्या है, ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए बाकी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरियाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम क्लस्टर अप्रोच को यूज़ करके कि बहुत सारे एरियाज को क्लस्टर्स के अंदर बांट के क्या करेंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे बैम्बू के लिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और उससे ये जो एरिया है इसको इंडस्ट्रियली हेल्प होगा। स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। प्रधानमंत्री ने बोला कि हाउ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एलईडी हैज सेव्ड, कि एलईडी की प्राइस रिडक्शन की वजह से हमने 19,000 करोड़ तक पैसों की बचत कर ली है, और कैसे जो इंटरनल वाटरवेज हैं उनको यूज करके हम लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम कर सकते हैं, फ्यूल का बर्निंग कम कर सकते हैं। He also talked about banking service which have become touchless, cashless through UPI and transactions of Bheem app are also creating records. Bheem app की ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है या जनधन आधार मोबाइल की जो ट्रिनिटी है, इसको यूज़ करते हुए क्या हुआ, पुअर को बहुत बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया approves 1829 crores for implementation of जल जीवन मिशन in महाराष्ट्र in 2021। ठीक है, तो इतने पैसे उन्होंने अप्रूव किए हैं महाराष्ट्र के लिए, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जल जीवन मिशन को। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो अब हम क्या है, इस न्यूज़ के थ्रू हम जल जीवन मिशन के बारे में देखते हैं। जल जीवन मिशन का क्या एम है, ये इट एम्स टू प्रोवाइड आल रूरल हाउस होल्ड्स, जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको टैप वाटर प्रोवाइड करना है एडिक्वेट क्वांटिटी और एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, और एक एडिक्वेट क्वांटिटी में रेगुलर और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, इसकी लिमिट है 2024 तक ये सारा इंप्लीमेंट करना है कि हर जो रूरल हाउस होल्ड है उस वहां तक टैप वाटर पहुंच जाए 2024 तक, ताकि जो रूरल पीपल हैं और स्पेशली वहां की विमेन हैं उनकी लाइव्स इंप्रूव की जा सके। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी दी जा रही है वाटर स्कार्स एरियाज को, जो जैसे महाराष्ट्र का जो विदर्भा रीजन है वो बहुत वाटर स्कार्स है, और बाकी SC ST डोमिनेटेड एरियाज को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी पछड़ी हुई हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस, और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, मतलब ये जो दे रखे हैं सेक्टर्स, इनको पहले फर्स्ट कवरेज इनको दी जा रही है। फिर क्या है, फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ 73rd अमेंडमेंट अंडर जल जीवन मिशन लोकल विलेज कम्युनिटी ग्राम पंचायत आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग। स्टूडेंट्स, जो 73rd अमेंडमेंट है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है, तो उसकी स्पिरिट को फॉलो करते हुए जल जीवन मिशन में उन्होंने क्या किया है कि जो लोकल विलेज कम्युनिटीज हैं या ग्राम पंचायत हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि क्या हो सके, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज हम क्रिएट करेंगे ये देने के लिए रूरल हाउस होल्ड को पानी, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो सके। इसको भी हम किस चीज़ की एग्जांपल मान सकते हैं, देखिए ये भी एक बॉटम अप अप्रोच है और डिसेंट्रलाइज्ड और इंक्लूसिव, जो हमने पिछली न्यूज़ में देखा था, इसमें भी वो तीनों चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, देखिए जब हमने लोकल लेवल पे रिसोर्सेज बनाने हैं तो उसमें अगर हम लोकल विलेज कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो एक तो उनको ज़्यादा पता होता है कि किस एरिया में कौन सा रिसोर्स जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या किसी पुराने रिसोर्स को भी ठीक किया जाना हो तो वो भी किया जा सकता है, और अगर उनको इन्वॉल्व करेंगे तो बाद में उसकी साम संभाल अच्छे तरीके से हो पाएगी, क्योंकि किसी एरिया के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज लोकल पीपल को होती है वो बाहर से आने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल को नहीं हो सकती। और क्या है, जो जल जीवन मिशन है, इट एम्फेसाइजेज ऑन क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्रिएट किए जाएंगे कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को यूज करके उसको सेव करके उसे एग्रीकल्चर में यूज किया जाए। ठीक है, इसमें एक और देखो एग्जांपल यहाँ पर आएगी कि कैसे ये विलेज कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वाटर की क्वालिटी का सर्वेलेंस किया जाएगा
उसके लिए फ्रंट लाइन फंक्शनरीज मतलब 5 विमेन, उस गांव की 5 विमेन और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा, जिनको क्या किया जाएगा, फील्ड टेस्ट किट्स दी जानी है कि वो जितने वाटर सोर्सेज हैं उसको टेस्ट करें। वाटर सोर्सेज के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स के लिए साल में एटलीस्ट एक बार टेस्ट होना चाहिए, और बैक्टीरियोलॉजिकल के कहीं बैक्टीरियल ने कंटेमिनेट तो नहीं कर दिया, उसके लिए एटलीस्ट 2 बार टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन ईच ग्राम पंचायत विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई जाएगी, इसको पानी समिति भी बोला जाता है, और इनका काम क्या है, जो पानी समिति होंगी, फॉर प्लानिंग एट विलेज लेवल, ये विलेज लेवल पे प्लानिंग करेंगे, और विलेज के जो एक्शन प्लान्स हैं उनको ही एग्रीगेट करके उनकी बेसिस पे ही स्टेट के प्लान्स बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, बॉटम अप अप्रोच बन गया है। ठीक है, और जो स्टेट्स हैं वो जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रही हैं, जैसे फंड्स को बहुत सारे सोर्सेज से कन्वर्ज किया जाएगा, एमजी नरेगा से, स्वच्छ भारत मिशन से, 15th फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स है उनसे। जो नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ वो ये है कि फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, आई फ्लोज के फ्लड की वार्निंग का सिस्टम बनाया गया है बॉम्बे के लिए, जिसका नाम है आई फ्लोज मुंबई, और इसको 12 जून को लॉन्च किया जाएगा। हमें पता है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा 2005 में स्पेशली कि जो मुंबई है वो बहुत बुरी तरीके से फ्लड से प्रभावित होती है। तो ये जो सिस्टम है इसका क्या काम है, इट विल प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ फ्लडिंग स्पेशली ड्यूरिंग हाई रेनफॉल इवेंट्स एंड साइक्लोन्स, कि फ्लडिंग से पहले अर्ली वार्निंग देगा ये वाला सिस्टम। आई फ्लोज को किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ठीक है, इसको मॉड्यूलर फॉर्म में, मॉड्यूल्स की फॉर्म में डेवलप किया गया है, और बहुत सारे सोर्सेज के वेदर मॉडल्स को ये ले रहे हैं जिसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन करेंगे, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा लेंगे, फील्ड डाटा फ्रॉम रेन गॉज नेटवर्क स्टेशंस, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वाटर फोरकास्टिंग, इन सब सोर्सेज से ये डाटा लेंगे। System has provisions to capture urban drainage within the city to predict area flooding। ये important point है स्टूडेंट्स। तो सिस्टम कैसे काम करेगा कि जो अर्बन ड्रेनेज है उसको कैप्चर करेगा कि कहाँ पे कितना पानी ड्रेन हो रहा है या कितना पानी खड़ा हुआ है, और इस इंफॉर्मेशन से एरिया ऑफ फ्लडिंग को प्रिडिक्ट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है इनहांस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन बैम्बू स्टिक्स टू बूस्ट अगरबत्ती एंड बैम्बू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। स्टूडेंट्स अभी हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया कैसे पीएम मोदी ने ये बैम्बू इंडस्ट्री के क्लस्टर्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करने की बात की है। तो देखिए ये भी ये कहता है कि जो बैम्बू स्टिक्स है उस पे क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी को एनहांस कर दिया गया है। ठीक है, कि अब बैम्बू स्टिक्स की इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो 10% से इंक्रीज करके 25% कर दी गई है टू डिस्करेज हैवी इंपोर्ट, ताकि जो चाइना और वियतनाम जैसे देशों से बैम्बू स्टिक्स इंपोर्ट हो रही थी उसको डिस्करेज किया जा सके और हमारे इंडिया की लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे और ये आत्मनिर्भर भारत में हेल्प करेगी। ठीक है, 25% कर दी गई है अब इंपोर्ट ड्यूटी। स्टूडेंट्स जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है वो इंडिया में इंडिया के मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि जो कंजम्पशन है इंसेंस स्टिक्स की इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है, 1490 टन्स पर डे है, बहुत कंजम्पशन है। पर इसमें क्या है, सिर्फ 760 टन्स ही हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाकी सारी की सारी अगरबत्ती हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं या बाकी देशों से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था 2011 में ना ये अगरबत्ती की इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया था, 10%, 30% ही पहले 10% कर दिया। जब इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया मतलब क्या, बाहर से आने वाली अगरबत्ती सस्ती हो गई, तो इसलिए क्या था कि इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्ती जो है वो बहुत सारी इंपोर्ट होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो ये इंपोर्ट भी है उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, जब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला है उसके बाद क्या है कि ये माना जा रहा है इससे जो बहुत सारी अगरबत्ती यूनिट्स बंद हो गई थी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में, वो फिर से रिवाइव होंगी। ठीक है, अब क्या है देखो इसके थ्रू, मतलब ये थोड़ी पुरानी बात है कि
इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया, तो इंडिया में अगरबत्ती प्रोड्यूस होनी है। लेकिन क्या था, अगरबत्ती प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, बैम्बू स्टिक्स, तो वो बैम्बू पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम थी, और क्या कर रहे थे लोग, इसलिए अगरबत्ती तो इंडिया में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, लेकिन बैम्बू बाहर से इम्पोर्ट होना ज़्यादा हो गया, ठीक है। बट बैम्बू स्टिक्स पर इम्पोर्टेड टू प्रोड्यूस अगरबत्ती। पर अगर देखो बैम्बू इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया खुद वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू है, पर ये ज़्यादा इम्पोर्ट की वजह से इंडिया इज ऑल्सो सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ बैम्बू। तो अब ये इम्पोर्ट ड्यूटी बैम्बू पर भी बढ़ा दी गई है, उसके लिए जो इंडियन बैम्बू है उसी को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसलिए बैम्बू इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलेगी। बैम्बू की इंडिया में 136 वैरायटीज़ मिलती हैं, उसमें से ये बैम्बूसा टल्डा नाम की जो वैरायटी है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, वो अगरबत्ती बनाने के काम आती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने इंडिया रैंकिंग्स 2020 को रिलीज किया है फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जो है, इंडिया रैंकिंग्स, वो रिलीज की गई है। तो इंडिया रैंकिंग्स का ये 5th एडिशन था। तो इसमें जितने डोमेन्स में, इसमें बहुत सारे डोमेन्स में इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है, जैसे ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, फिर बाकी कॉलेजेस को, ये मेडिकल कॉलेजेस को, मतलब कितने सारे डोमेन्स हैं, 9 डोमेन्स होते थे पहले जिनको रैंक किया जाता था। अब इन्होंने एक एडिशनल डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐड किया है इसमें, डेंटल कॉलेजेस को भी फर्स्ट टाइम रैंक किया गया है। तो अब क्या है, टोटल 10 कैटेगरीज हो गई हैं जिनको इंडिया रैंकिंग्स में रैंक किया जाता है। रैंकिंग करने का क्या पर्पस है, ताकि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन में हेल्प कर सके, और रैंकिंग के बाद क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो बेटर परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाता है, NIRF। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि ये इंडिया बेस्ड रैंकिंग है, कोई बाहर का इंस्टीट्यूशंस या रैंक नहीं कर रहा है। तो हमने इंडिया स्पेसिफिक पैरामीटर्स लिए हैं कुछ, जैसे रीजनल डाइवर्सिटी आउटरीच, कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूशन कैसे रीजनल डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब कि वो सिर्फ एक एरिया के बच्चों को ले रहा है या दूर दूर के रीजन में उसकी डाइवर्सिटी है, कि क्या उस इंस्टीट्यूशन में बॉर्डर एरिया से रिलेटेड या यूरल एरिया से रिलेटेड बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। फिर जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विटी के एक पर्टिकुलर, ये भी एक रैंकिंग का पैरामीटर है कि उस इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स में जेंडर इक्विटी, स्टूडेंट्स में और प्रोफेसर्स दोनों में जेंडर इक्विटी है, कि ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ फीमेल्स स्टडिंग और नंबर ऑफ फीमेल्स टीचिंग इन दैट इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी लेस। एंड इंक्लूजन्स ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन, स्टूडेंट्स में और फैकल्टी में डिसएडवांटेज सेक्शंस इंक्लूडेड हैं या नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओवरऑल रैंकिंग में स्टूडेंट्स क्या है, IIT मद्रास जो है वो टॉप पे आया है, सेकंड नंबर पे ओवरऑल में IISc बेंगलुरु, थर्ड IIT दिल्ली। यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलुरु, फिर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और थर्ड नंबर BHU वाराणसी। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट कैटेगरीज में IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है, और मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली ने टॉप पोजीशन हासिल की है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।